नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश अवस्थी आप सभी का अपने YouTube चैनल विजन प्लस स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोग हर संडे मदर्स एजुकेशन हब गोपालपुरा पर आयोजित होने वाली और अन्य सेंटर्स पर भी आयोजित होने वाली एसटी का ऑफलाइन एसटी का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन वाइज एक एक सवाल को डिटेल से यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि हमें एग्जाम में इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग भी देना चाहूँगा ताकि आप लोग चीज़ों को ठीक से समझें और ठीक से पकड़ने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैथ का ज्ञान भी आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकें। तो हम यहाँ पर इन सवालों को करते जाएंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। 25 क्वेश्चंस एग्जाम में करने में और यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो आप लोग इनका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। अभी आपके सामने मैं इसको शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर बोला है कि फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर ए स्टेट रोड द एंगल्स ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ टू स्टोन सिचुएटेड एट 2 किलोमीटर at opposite side of the aeroplane were found to be at 60 degree and 30 degree respectively. The height of the aeroplane from the road at that instant is what? ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल हमसे क्या कहता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं। देखो, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर ये एंगल हमारे पास में थीटा होता है तो यहाँ से अगर ये एच साइड है तो इसको हम एच कॉट थीटा कहते हैं। ये हमें याद रखना है कि कॉट थीटा का जो रिलेशन है वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशो होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो जैसे आप लोग यहाँ से जैसे इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं एच, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें लिखनी हो तो कॉट थीटा जो होता है वो ए अपॉन एच होता है। इससे हम ए की जो वैल्यू लिखते हैं एच के फॉर्म में एच कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को, इसका यूज हमें करना है। अगर मान लो हमें 30 डिग्री, अगर ये एंगल हमें 30 डिग्री वापस बनाते हैं। ये हमें अगर 30 डिग्री और ये हमें अगर 60 डिग्री दिया हो और ये 90 डिग्री ध्यान दिया हो तो ध्यान रखना अगर ये एच है तो ये एच कॉट 30 यानी कि एच रूट 3 होता है, यानी कि रूट 3 मल्टीपल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 1 है तो ये रूट 3 है। ये रेशो रहता है और 90 के सामने हमेशा रूट 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2 होता है। ये हमारे पास में रेशो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, अभी हमसे बोला है कि ये रोड है, जैसे ये रोड है इसके साइड में ये दो पत्थर रखे हुए हैं और एक एरोप्लेन इस कदर यहाँ उड़ रहा है, ठीक है। तो आपको इनकी डिफ्रेक्शन एंगल दिए हुए हैं अवनमन कोण। देखो अवनमन कोण जो होता है, अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है और डिप्रेशन एंगल जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ से कोई व्यक्ति अगर इस पॉइंट को देख रहा है तो जितनी उसकी आंख झुकती है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं या अवनमन कोण कहते हैं। जैसे ये थीटा है तो ये दोनों लाइन हमारे पास में पैरेलल होती है तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा है तो इधर भी अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण की वजह से ये एंगल थीटा हो जाता है। मैं डिटेलिंग आप लोगों को देता चल रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब हम इसी टाइप से इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं, मान लो एक पत्थर ये है, दूसरा पत्थर ये है और यहाँ पर
इनके बीच में एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ये हमारे पास में एरोप्लेन है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, एक दिया हुआ 30 डिग्री और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। इन दोनों पत्थरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है 2 किलोमीटर। तो इस हाइट के बारे में पूछा गया है कि हाइट कितनी है, तो आप यहाँ से कहोगे कि ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारे पास में 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैंने अगर ये h हाइट मानी है तो देखो 30 के पास में ये वाली साइड h√3 और ये वाली साइड 60 के पास में h/√3 होगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे तो h√3 प्लस 1/√3 ये टोटल वैल्यू हमारे पास में 2 किलोमीटर के बराबर आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद हम पाते हैं कि h की वैल्यू यहाँ से ये 4/3 हो रहा है, उधर जाकर 2 इंटू में ये 4/3 है तो ये √3/4 हमारे पास में वैल्यू होगी, जिसको हम 2 से काटने के बाद में √3/2 आंसर कह सकते हैं। तो ये ए ऑप्शन हमारे पास में निकल के आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग ठीक तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बारे में हम बात करते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक मेथड और एक हमारे पास में इसकी टेक्निक भी है, उसका भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सिमेट्रिकल क्वेश्चंस जो हैं इनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक पर बात करते हैं। देखो यहाँ से आप लोग बात करते हो तो ये b+c/b a माइनस सी हुआ है, तो यहाँ से आप आइडिया लगाओ थोड़ा सा कि ये ABC माइनस आप लोगों को BC दिख रहा होगा। और अगर हम यहाँ से बात करें ABC माइनस BC जो होता है तो आप लोग लिखेंगे कि AB प्लस CA बराबर ABC माइनस BC लिखा जा सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक कॉमन लूँ तो B प्लस C इक्वल्स टू, और यहाँ से अगर मैं BC कॉमन लूँ तो ये A-1 के बराबर दिख जाता है। मतलब इस वैल्यू की जगह पर आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए A प्लस B प्लस C लिख सकते हो। एक मिनट, हम वापस आते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये B प्लस C अपॉन A B प्लस C, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करें तो हम ये A प्लस C, सिमिलरली हम यहाँ से लिख सकते हैं ABC माइनस ये 1 है तो हमारे पास में देखो यहाँ B प्लस C था तो A आया था, यहाँ A प्लस C है तो B आएगा और ये सेम ब्रैकेट में A प्लस C बनेगा। इसी तरीके से हम यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस B अपॉन C इंटू में A प्लस B। तो ये हमारे पास में A प्लस B, A प्लस C से A प्लस C और B प्लस C से B प्लस C कट जाएगा और ये 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C बचेगा, जिसकी वैल्यू हम 1 लिख देंगे। क्योंकि देखो यहाँ से आप लोग लिखोगे तो यहाँ से जैसे आप लोग ABC एल्शियम लोगे तो ये B प्लस C BC, यहाँ से BC प्लस AC प्लस ये AB आएगा अपॉन ABC, जिसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू वापस इससे ABC के बराबर लिखेंगे। ABC और ABC 1/1 यानी कि 1 आंसर हमें दे देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। आप लोग यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का यूज करने वाले हो और हमें पता है कि डिस्टेंस जब फिक्स होती है हम यहाँ से फिक्स की बात करते हैं। ये थोड़ा पेन चलाने में, तो यहाँ पर स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्स होती है, टाइम जो है स्पीड के इनवर्स होती है। हम 3 लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर ABC, तीनों की स्पीड के बारे में कहा हुआ है कि AB से ट्रिपल और BC से डबल चलता है। तो हम C को अगर मान लो 1 मान लेते हैं तो BC से डबल चलता है, तो ये 2 स्पीड से चलता है और A जो है वो B से
ट्रिपल चलता है तो ये 6 की स्पीड से चलता है, ये स्पीड आ गया। तो हम यहाँ से बी अगर 3 घंटे में कोई डिस्टेंस को कवर करता है तो ए को कितना लगेगा टाइम। तो बी और ए की बात कर रहा है तो यहाँ से इनके टाइम का रेशो इनवर्स हो जाता है, यानी कि 2:6, यानी कि हम 1:3 कह सकते हैं। तो अगर मान लो इसको 3 घंटे लग रहा है, किसको, बी को, अगर ये 3 घंटे की, इसको 3 घंटे लग रहा है तो इसको 1 घंटा लगेगा। 3 की वैल्यू 3 है तो इसको 1 घंटा, जिसको हम 60 मिनट कह सकते हैं। तो यही हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास में इजी है, परसेंटेज का इसमें यूज किया गया है, और टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसको हम 5/8 वैल्यू लिखते हैं और इसको 1/8 वैल्यू लिखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक खंबा है, ठीक है, एक पोल है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं। देखो यहाँ से 2 बार आपको 5/8 और 1/8 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये रिमेनिंग का 1/8 चढ़ती है। नेक्स्ट में 1 घंटे में तो ये 5/8 चढ़ती है और नेक्स्ट वाले में 1/8 चढ़ती है। तो मान लेते हैं कि ये जैसे 192 दिया हुआ है, 192 मीटर, तो 192 का 5/8 1 घंटे में चढ़ लेती है। यानी कि आप लोग 8 से 24 टाइम्स काटोगे तो 120 मीटर तो ये चढ़ चुकी 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 120 मीटर चढ़ चुकी है। रिमेनिंग का, अभी रिमेनिंग जो हमारे पास में बची हुई है वो 72 मीटर बची हुई है। इसका 1/8 यानी कि 9 मीटर वो नेक्स्ट 1 घंटे में चढ़ी है। ठीक है, तो अभी कितना बचा हुआ, 63 मीटर बचा हुआ है। तो आप लोग कहोगे 63 मीटर को अगर ये 8 मीटर पर सेकंड से पर आवर से चढ़ना चाहे तो लगभग ये 8 आवर लेगी। तो पहले 1 घंटे यहाँ पर 120 मीटर जाने में, फिर अगला 1 घंटा 9 मीटर जाने में, और अगले 63 मीटर में इसने 8 घंटे लिए। तो टोटल ये 1 + 1 + 8 यानी कि 10 आवर आंसर निकल के आ जाएगा। हमसे लगभग वैल्यू पूछा गया है। देखो 11 का रूल जो होता है AP BQ, ठीक है, मैंने ऐसे वैल्यूज लिखी है, और CR। तो यहाँ से जब भी हम 11 का रूल लिखते हैं, क्योंकि 44 से हमें देखना है कि 44 से डिविजल होना चाहिए, तो इसके लिए 11 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। 11 का रूल भी हमारे पास लगना चाहिए और 4 के लिए। तो 11 का रूल हम देखेंगे तो हमारे पास में ये अल्टरनेटिव का सम का डिफरेंस या तो 0 या 11 या 22 होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि A + B + C और PQR का जो इनके सम का डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो, मतलब 11 के मल्टीपल हो। तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 15x 1y2 दिया हुआ है, तो 2 + 1 3 + 5 8 ये दिया हुआ है, और ये y x और 1 इन सबको जोड़ें तो x + y + 1। तो इनका सम या इनका डिफरेंस जो होता है इसका और इनका डिफरेंस या तो 0, सबसे पहले 0 लगा के देखते हैं। तो 8 में से 1 माइनस होगा तो ये 7 आएगा, मतलब इन दोनों का सम 7 होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन में 7 है, तो हम सी ऑप्शन देख पा रहे हैं कि 7 है, इसका मतलब 11 से डिविजल होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तभी ये डिविजल हो जाएगा जब x + y का मान 7 होगा। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। यहाँ से आप लोग जानते होंगे कि cos a और sec a को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, माइनस cos a को अगर हम cos a से मल्टीप्लाई करें तो cos स्क्वायर a आएगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर जो है ये वैल्यू होती है sin स्क्वायर a की। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये cos अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, ये निकल के आएगा, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा निकल के आएगा। तो ये साइन स्क्वायर ए बन रहा था, या साइन स्क्वायर ए की बात करें हम यहाँ से, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए ये कट जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए आंसर इसका लग जाएगा। 56 में tan ए आंसर निकलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है। आप लोग इसमें बस ये ध्यान रखोगे कि ये p - 2a√b ये दिया हुआ है। तो ध्यान रखना कि a यहाँ से ध्यान रखना
कि ए स्क्वायर प्लस में ये रूट बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू p होनी चाहिए, तब हम इसको लिख सकते हैं कि ये रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर निकलेगा ये वाला। ठीक है, जैसे अभी हम समझ ही लेते हैं, इस एक में हम समझ लेते हैं ठीक से। 28 है, देखो आप लोग 28 प्लस इसको 2 इंटू में 5 इंटू में √3 लिख सकते हो। तो देखो आपने यहाँ से 2 लगाना जरूरी था, क्योंकि 2ab फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है। तो देखो आप 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस में ये √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 25 और 3 को जोड़ेंगे तो 28 हमारे पास में आता है। इसका मतलब ये जो अंदर वैल्यू बनेगी ये 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगी। आप लोग देखोगे 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, इनको ऐड करेंगे 28 निकल के आएगा। प्लस में 2 इंटू में ए बी होता है, 2 ए की जगह 5 है और √3 यहाँ पर है, तो 2 इंटू में 5 10 लिख दिया उसने और √3 लिख दिया है। तो हम इसकी जगह पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 प्लस √3 माइनस माइनस में उसी तरीके से आप लोग देखोगे ये 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो आप लोग देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 अगर हम जोड़ते तो 7 निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर है और रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 प्लस ये √3 और ये √3 प्लस का हो जाएगा 2√3 हम यहाँ से लिखेंगे। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3.4 के आसपास ये वैल्यू निकलेगी। तो 3.4 अगर 3 जोड़ेंगे तो 6.4 या 6.5 हम यहाँ से आंसर लिख देंगे। ये लगभग सबसे अधिक किसके निकट है ये आपसे पूछा है, लगभग वैल्यू इसकी पूछा है। 58 वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि दो पात्र हैं। देखो मेरी ड्राइंग यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको पता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अरे ये क्या बना, ये यहाँ पर इनटू शेप है, तो यहाँ पर हम ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। ये देखो क्या बना है, ठीक है, ये एक बर्तन है। ऐसा ही दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं, और ये दूसरा बर्तन है। वाह, यहाँ से हम स्प्रिट और जल की बात करते हैं, स्प्रिट और वाटर की बात करते हैं, तो इसके अंदर 8:3 में है। और यहाँ से हम बात करते हैं स्प्रिट और वाटर की, तो यहाँ पर हमारे पास में 5:1 में है। हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों को अगर मिलाया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर डाल दिया जाता है, और ये मिल्क और स्प्रिट और वाटर अगर मान लो 4:1 में बनते हैं, 4:1 में बनते हैं, और ये टोटल 35 लीटर है, तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरे पार्ट से ये कितना निकाला गया है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो बहुत इजी है, आप लोग एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। एलिगेशन मेथड आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा है, तो यहाँ से बोलेंगे हम कि स्प्लिट 8/11 पार्ट आया है, तो यहाँ से स्प्लिट 5/6 पार्ट आया है, और दोनों को जब मिलाया गया तो ये 4:5 हो गया है। तो ये किस रेशो में निकाला गया होगा वो हमें मिल जाएगा, और टोटल 35 को हम उस रेशो में डिवाइड करके दूसरे वाले की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ये स्प्लिट लिया है, हम यहाँ से इसको अगर पानी पानी भी लेते हैं, जैसे 3/11 यहाँ से लिया है और 1/6 यहाँ से लिया है, और ये फाइनली जाकर 1/5 हो गया है, तब भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। ये वाटर के लिए और ये स्प्लिट के लिए है, दोनों रेशो सेम निकलेंगे, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये 5/6 बड़ा है या 4/5 बड़ा है, आप लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 25 और 24, 24 और 25 का डिफरेंस 1/5 और 6 का जो मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम होगा, वो 30 आएगा इधर। यहाँ 40 और 44 का 4/55, ये हमारे पास में वैल्यू निकलेगी, जिसको हम 5 से 6 बार और 5 से 11 बार काट सकते हैं, यानी कि 11:24 आएगा। और 35 ये टोटल हो रहा है, 35 की वैल्यू 35 ही आ रही है यहाँ से, तो इसका मतलब दूसरे पात्र से 24 निकाला गया होगा। यहाँ से भी आप लोग सेम ही बात कहते हैं, यहाँ पर ये रेशो 11:24 में ही निकलेगा, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ से देखोगे कि ये टाइम एंड वर्क का सबसे आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप के। ए और बी
ए और सी और बी और सी के बारे में हमें वैल्यूज दी हुई हैं। आप लोगों को इनका टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या टाइम लिख दोगे, 10, 15 और 20। एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा, यहाँ से 6, 4, 3 ये इनकी स्पीड आ जाएगी। बी और सी दोनों मिलकर 20 दिन तक काम कर सकते हैं। देखो आप लोग यहाँ से सबको जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड आएगी, वो आएगी 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो स्पीड आएगी वो हम कहेंगे 13/2 आएगी। तो 13/2 अगर ये बोल रहा है, जिसको हम 6.5 कहते हैं, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो a प्लस बी प्लस सी की जो हमारे पास में स्पीड आई है वो 6.5 आई है, और हमें b प्लस सी की दी हुई है 3। देखो अब आप लोग ये 3 की स्पीड से 20 डेज में b प्लस सी की स्पीड जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने 6 दिन तक काम किया तीनों ने, और उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। देखो आप लोग 6 दिन में ये 39 वर्क कर देंगे। आप लोग यहाँ से लिख सकते हो कि शुरुआत में तीनों लोग थे ए बी सी, इन्होंने 6 दिन तक काम किया। 13/2 की स्पीड से 39 काम कर चुके होंगे, और फिर बी लेफ्ट हो गया है। अभी बी लेफ्ट हो चुका है, तो हमारे पास में ए और सी बचा है। ए और सी यानी कि 9 की स्पीड से, ए और सी 9 की स्पीड से 4 दिनों में 36 वर्क और कर देंगे। फिर ए बी छोड़कर चला जाता है, लेकिन इनकी स्पीड 4 नहीं है, 4 ही है। उन्होंने 6 दिनों तक काम किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। ए और सी ने 4 दिनों तक काम किया, फिर ए बी छोड़कर चला गया। बचे हुए काम को, काम तो बचा नहीं है इस हिसाब से, 2 से 3 39 हो गया। और ये ए और सी की बात कर रहा है, सॉरी, चार इनकी स्पीड है, ए और सी की 4 स्पीड है। तो आप यहाँ से 4 की स्पीड से 16 वर्क और कर चुके हो, इसका मतलब 55 वर्क हो चुका है। अब इस काम को ए लेफ्ट कर देता है, तो सी बचा, और सी के लिए हम बात करते हैं। सी की स्पीड अगर हमें निकालनी है तो ए और बी की स्पीड माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे, 6.5 में से 6 माइनस करेंगे तो 0.5 की स्पीड से सी बचे हुए काम यानी कि 5 काम को कितने टाइम में करेगा, तो 10 दिन में कर देगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। देखो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, यहां पर हम बात करते हैं। यहां से हमें दिया हुआ है कि आर लेंथ का एक रेखाखंड है, मैं आपको इंग्लिश में भी दिखाता हूँ। सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ आर इज ए टेंजेंट एट क्यू। देखो कोई भी एक हमारे पास में आर लेंथ का रेखाखंड है, या कोई भी एक लाइन है, हम ये कह सकते हैं लाइन सेगमेंट है। इसमें एक सर्किल बनाना पड़ेगा, हम पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारे पास में एक सर्किल है, मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है जो आर लेंथ का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे पास में इसका सेंटर है ओ। ठीक है, केंद्र बिंदु पी है। ठीक है, यहाँ से इसकी लेंथ आ रहा है क्यू आर, इसकी वैल्यू है क्यू आर। आर त्रिज्या और केंद्र पी वाले एक वृत्त के बिंदु क्यू पर स्पर्शी है, मतलब क्यू पर ये स्पर्श कर रहा है, और पी क्यू आर के उस क्षेत्र का एरिया आप लोगों को निकालना है जो वृत्ताकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करने को कहा गया है। तो देखो आप लोग कहोगे कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मैं पेन चेंज करता हूँ, ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये भी हमारे पास में दोनों साइड अगर बराबर हैं तो आप कहोगे ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल जो होंगे वो 45 होंगे।
तो 45 देखो, अब पूरे ट्राइंगल के एरिया में से, पूरे ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 आर स्क्वायर में से अगर हम π/8 आर स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में ये एरिया निकल जाएगा। तो हमारे पास में ये आंसर होगा। देखो अपने पास में आपको बता देता हूँ कि जो एक सेक्टर है, ये सेक्टर है हमारे पास में, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री का है तो इसका एरिया जो होगा वो π/8 आर स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो आप लोग ये देखोगे कि 360 वाले के लिए 360 डिग्री जो सेंटर पर 360 यानी कि पूरा सर्किल बनता है उसका एरिया πr स्क्वायर, 360 वाले का πr स्क्वायर होता है, तो 45 डिग्री वाले का क्या होगा, ये 8 टाइम्स कट जाएगा। जैसे हम हाफ सर्किल की बात करते हैं, सेमी सर्किल की बात करते हैं, तो πr स्क्वायर 360 डिग्री वाले के लिए, तो जो ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है। तो आप लोग जानते हो कि 180 डिग्री वाले के लिए क्या होगा, तो πr स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। ये देखो गाड़ी बन गई है, टू सेफ ये गलत है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया है, यहाँ से 80% पर बेचा जाता है तो 10% का लॉस होता है। 80% पर बेचा जाने का मतलब ये है कि पहले अगर मान लो 5 SP होगा तो हम ये कहते हैं अब 4 पर बेच रहे हैं, तब 10% का लॉस है। यानी कि 10% का लॉस है तो 10 वाली चीज 9 में बेची गई होगी, ठीक है। लेकिन ये जब बेची गई थी तो ये 4th हिस्से में बेची गई थी, तो 5th हिस्सा उसका ओरिजिनल एसपी था। हम यहाँ से ये कह सकते हैं ओरिजिनल एसपी जो है वो 5th है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमें बोला है कि अगर वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, इसका मतलब 45/4 में बेचा जाए, तो 5 से आप लोग इसको 2 बार काट सकते हो, तो ये रेशियो 8:9 बनेगा और इसको 12.5% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 2 साल में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आता होगा कि यहाँ से 2 सालों में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 1:2.25। इसका मतलब ये 100 और 225 का रेशियो है, तो 1 साल का रेशियो इनका √10 to 15 होगा, यानी कि रेट 50% होगी। यही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है, आप लोग इसको भी कर सकते हो कि आप लोग यहाँ से यूनिट डिजिट देखोगे तो 6 की यूनिट डिजिट चाहे पावर कुछ भी हो हमेशा 6 होती है। सेम केस ऐसा है, एक के लिए एक की यूनिट डिजिट एक ही रहेगी चाहे पावर कुछ भी हो। हम 5 के लिए भी यही कहते हैं, तो 5 माइनस करेंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे, 2 यूनिट डिजिट हमारे पास में निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 6800 को आप लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक को 10% रेट पर दिया है, एक को 7% रेट पर दिया है। आप लोग यहाँ से देखो, ध्यान से समझोगे तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाओगे। मान लेते हैं ये 7% पर ही देना होता है, हमें 7% पर ही देना हो, 7.5% है, ठीक है, 7.5% है। या तो आप लोग 7.5% पे दे लो या फिर 10% देना इजी रहेगा। देखो 10% पर कैसे रहेगा, मान लो 6800 रुपीज है, इसको 10% पर दे रहे हो एक को और एक को 7.5% पर दे रहे हो, तो अगर हम 10% पर ही देते तो हमें रुपए मिलते 680। एक साल के 680 मिले हमें, 3.5 साल में टोटल 1904 मिले। तो इस हिसाब से एक साल में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि 7/2 2 पर चला जाएगा, एक साल में हमें मिलेगा 7 से। आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 7 से ये 2 बार, 5 7 बार, 1 2 बार, 272 इंटू में 2, यानी कि हम कह सकते हैं 544 रुपीज ये मिलेगा। तो 680 मिलना चाहिए था, 544 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2.5% कम मिला है। तो कितना कम मिल रहा है, तो 56 प्लस 80 लिखोगे आप लोग, तो 136 जो है वो कम मिल रहा है। देखो बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको कर पाओगे, मैं एक बार और समझा दूंगा। तो हम कहेंगे कि 2.5% की कमी की वजह से हमको 136 कम मिल रहा है, तो 2.5% को आप लोग ऐसे लिख सकते हो 2.5, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमारे पास में ये हिस्सा निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 0 लगाओगे, 25 से 40 बार कर दोगे और 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 52 और 2 54, यानी कि 5440 ये वाला हिस्सा है, ये वाला 7.5 वाला। हमसे पूछा गया 10% वाला, तो आप 6800 में से 5440 माइनस कर दोगे, 6800 में से 54400 माइनस कर दोगे, तो ये 60 और ये 3,
और ये 1, तो 1360 हमारे पास में यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। देखो मैं वापस बताता हूँ, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं वापस से बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। आपको यहाँ से ये देखना है कि 6800 रुपये है, इसके 10% ये दे रहा है और 7.5 को ये दे रहा है। मान लो ये 10% ही देता तो एक साल में 680 मिलना चाहिए था इतना एक साल का, लेकिन एक साल का मिला है 7/2 से। जैसे आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 7 से ये 2 बार, 5 बचेगा, 7 बार और 2 बार, मतलब मिला हमको 544 है एक साल में। तो हमको कितना कम मिला है? देखो ये 2.5%, 10% होता अगर मान लो तो 680 मिलता, लेकिन ये तो 2.5% कम है, तो 2.5% कम मिलना चाहिए। तो कितना कम मिला है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये 136 कम मिला है, ये 2.5% की वजह से कम मिला है। तो अगर पूरा कम होता है ये 100% की वजह से, पूरा का पूरा ये हिस्सा कम हो जाता, तो हम यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा, यानी कि ये यही वाला हिस्सा निकलेगा कि इस पर उसने कितना उधार दिया है। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ये 40 बार कट जाएगा और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 और 2 54, 5440 हमारे पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये 7.5% वाली वैल्यू आई है, तो 6800 में से माइनस करेंगे तो 1360 अपने पास में आंसर निकल के आ जाएगा। और ये बहुत आसानी से आप लोग इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मान लो ये कोई एक शंकु है, कोण है, तो ये रेडियस इसकी आर है, ये हमारे पास में हाइट एच है, ये एल है, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या फिर हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वो पाई आर एल होता है। पाई आर एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब ये आधार का क्षेत्रफल 400 पाई दे रखा है, जो कि आधार में बनता है, यानी कि बेस में बनता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्किल बनता है, इसका एरिया 400 पाई है। तो आप पाई से पाई कैंसिल करके आर की वैल्यू कह सकते हो 20 है। अब देखो ये एच और ये एल, एच की वैल्यू दी हुई है 15, तो ये एल की वैल्यू पूछी हुई है, ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो अभी आप लोग देखो इसको भी ऐसे 400 प्लस में 225 कहोगे, 625 इसका रूट आएगा, यानी कि 25 हमारे पास में एल की वैल्यू आएगी। तो पाई आर एल की वैल्यू आ जाएगी, पाई इंटू में आर 20 है और एल 25 आया, तो 500 पाई आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ बोला हुआ है कि कोई ये दिया हुआ चित्र है ABCD में, ये हमारे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AC और ये VD जो है वो विकर्ण है, DBC जो है ये विकर्ण है, और DBC यानी कि ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और BAC की वैल्यू 40 है। BAC की वैल्यू यानी कि ये वाली एंगल दिया हुआ है 40। अब यहाँ से ध्यान रखना कि इस आर्क से यहाँ कौन सरकमफेरेंस पर बनने वाला ये एंगल 40 है, तो इधर वाला भी एंगल 40 होगा। और पूछा गया हमसे BCD यानी कि एंगल पूछा हुआ है, तो ये 60, ये 40, 100, तो ये वाला एंगल 80 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है उस प्रॉपर्टी से। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से सीख सकते थे। अब छोटा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये स्क्रीन पर आप लोगों के क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को यहाँ पर ABC का इनके प्रॉफिट का रेशो दे रखा है कि A वर्ष के अंत में 1/3 और B 1/4 पार्ट प्राप्त करता है। तो देखो ये 1/3 गेन करता है, ये 1/4 गेन करता है, तो ये कितना गेन करेगा? तो आप लोग 12 मान लो टोटल। 1/3 करेगा ये 4, ये 1/4 करेगा ये 3, तो 4 3 7 ये 5 गेन करेगा। तो ये 3:4:5 में गेन करेंगे। 5 की वैल्यू 5000 है, तो A की वैल्यू पूछ रहा है,
तो 3000 यहाँ से आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। आप लोग यहाँ से देखोगे, एक पैंट है, एक हमारे पास में शर्ट है, इनका रेशो दे रखा है पैसों का 2:1 है। इस पर वो 40% डिस्काउंट देता है, इस पर टोटल पर यानी कि 3 पर वो 30% डिस्काउंट देता है। तो आपको कहेगा कि यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया हुआ है। देखो परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज में पूछी गई हो, तो हमें पैसों का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग यहाँ से देखोगे कि यहाँ पर टोटल 80% मिल गया, यहाँ पर मान लो x% मिला है, 1 का x% मिला है, तो टोटल पर ये 3 का 30% हो गया है। ठीक है। अच्छा, कमीज पर दे रहा है, शर्ट पर दे रहा है, ये माफ़ी चाहता हूँ, पैंट पर नहीं शर्ट पर दे रहा है डिस्काउंट, और पैंट पर पूछ रहा है। यहाँ पर 40% है, तो देखो ये 40 हो जाएगा और वो 2x हो जाएगा, सेम ही बात है। ये 40 होगा और ये होगा 2x, तो यहाँ से 2x की वैल्यू हमारे पास में 90 - 40 यानी कि 50 होगी, तो x की वैल्यू 25 आप लोग लिख सकते हो। ये जो कंसेप्ट होता है ये भी देखो आप, फर्स्ट इंटू में सेकंड, 2 नंबर का मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है। तो आप लोग यहाँ से कहोगे कि 13 एलसीएम एचसीएफ है और 455 एलसीएम है, इनका जो सम है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 65 इंटू में सेकंड नंबर के इक्वल होगा। तो 13 से 5 बार कट रहा है, 5 से 91 टाइम्स कट रहा है, तो 91 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को बताया हुआ है जिन लोगों ने अभी ज्योमेट्री पढ़ी है और पढ़ रहे हैं। सिमिलरिटी का मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर हो, एक जैसे हो, तो हम कहा था कि इनके एरिया का रेशो, इसका 121, एक का 64 दे रखा है और दूसरे वाले का 121 दे रखा है। मैं इसको 121 मान लेता हूँ, दूसरे वाले का इसको मैं मानता हूँ ये DEF है, मैंने उल्टा लिख लिया है, ये ABC है। ये 121 है, ये 64 है, एरिया का रेशो, तो साइड का रेशो रूट में 11:8 होगा। EF दे रखा है, EF मतलब इस वाले की साइड दे रखी है 15.4, जो कि हम लोग कह सकते हैं इसका 1.4 टाइम्स है, तो इसको आप लोग 1.4 टाइम्स कह के 11.2 आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a+b+c का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ AB + BC + CA। तो हमसे ये पूछा गया है, बाकी हमें पता है कि ये 0 है, इक्वल्स टू इसका वैल्यू दिया हुआ है 20, तो 20 इक्वल्स टू 2 प्लस में इसको p मान लेते हैं, p की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, ये प्लस है तो -10 निकल के आ जाएगी। ये भी इजी क्वेश्चन है। रॉयल्टी पर 3000 खर्चा कर रहा है, पेपर की कीमत पूछ रहा है, तो रॉयल्टी यहाँ से 30% की वैल्यू दे रखी है 3000, तो आपसे पेपर की कीमत पूछ रहा है, पेपर की कीमत 10% की, तो ये 1/3 हो जाएगा इसका, यानी कि 3000 का 1/3 10,000 आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि जो ट्रैफिक है इसका रेशो क्या होगा, तो ये 4% वैल्यू है। देखो मैंने आपको बताया था या नहीं भी बताया होगा, तो 360 हमारे पास में 100% की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 4 डिग्री के बारे में पूछ रहा है, तो 4 डिग्री कितना परसेंट होगी, तो 4 360 का कितना परसेंट है, या 4% 360 का आप लोगों को निकालना, 4 डिग्री नहीं 4% पूछ रहा है, तो 360 का आप लोगों को 4% आपको निकालना है, तो ये 14.4 हो जाएगा। यहाँ से केंद्रीय कोणों का डिफरेंस पूछ रहा है 74 में, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट का 18 है, और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं हमारे पास में, विविध खर्चे जो कि अदर्स है, ठीक है, मिसलेनियस चार्ज, शायद यही है 10%, इनका डिफरेंस 2 डिग्री के बराबर है, और 360 का जो 2 डिग्री होगा वो होगा परसेंटेज वाइज 7.2 डिग्री, तो यहाँ से ये आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटर का खर्चा 45,000 है, रॉयल्टी का खर्चा कितना है।
तो पेंटर का जो खर्चा है, पेंटर की जो कीमत है 6% की वैल्यू दे रखी है, और रॉयल्टी की वैल्यू यानी कि 30% की वैल्यू पूछ रही है, तो 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 225000, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे बहुत इजीली। आपने देखा कि ये पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, और आप लोगों को यहाँ से डिटेल से चीज़ों को सीखने को मौका मिला होगा, और पेपर में आप लोगों को किस तरीके से करना है ये हम यहाँ से देखते हैं। मैंने आप लोगों को ये लैपटॉप पर सॉल्यूशन करवाया है, और इसमें थोड़ा सा बताने में प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें पेन भी चलाना होता है और थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है और समझाना भी होता है। तो आप लोग, उम्मीद है कि इन चीज़ों को समझ पाए होंगे, और बार बार आप लोग वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।